नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। किसान भाइयों, इस साल राज्य में लगातार बारिश हो रही है और जिन किसानों ने मूंगफली की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय कई रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है और यदि समय रहते इन रोगों का नियंत्रण नहीं किया गया तो मूंगफली की फसल में भारी नुकसान हो सकता है। तो मूंगफली की फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी घासोलिया। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। आज अपन चर्चा कर रहे हैं कि मूंगफली में इस समय कौन सी बीमारियां ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है और कौन सी बीमारियां ज़्यादा आने की संभावना है, जिनसे किसान भाइयों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हो सकता है। आजकल जो देखने में समस्या आ रही है कि मूंगफली में पीलापन आ रहा है। जो पीलापन जो मुख्य रूप से जो आ रहा है वो जो आयरन की कमी से आ रहा है। तो मेरा किसान भाइयों से सुझाव है कि आप अगर लग रहा है कि इसमें पीलापन आ गया और उसकी बढ़वार रुक गई, तो इसमें जो फेरस सल्फेट आता है, जो हराक्सिल बोलते हैं, उसकी 5 ग्राम 1 लीटर पानी प्लस उसमें 2.5 ग्राम चूना, दोनों को मिक्स करके और उसका छिड़काव करें। तो उससे क्या है कि इसकी जो आयरन की कमी दूर हो जाएगी, उसमें हरापन आकर के उसकी बढ़वार अच्छी हो जाएगी। मूंगफली तिलहनी फसलों के रूप में ली जाने वाली प्रमुख फसल है। मूंगफली के दानों से 40 से 45% तेल प्राप्त होता है, जो कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मूंगफली की फलियों का प्रयोग वनस्पति तेल और खल्लियों के रूप में भी किया जाता है। मूंगफली का अधिक उत्पादन लेने के लिए पौध रोग सुरक्षा करना आवश्यक है। किसान भाइयों, आज के समय में कोई भी फसल रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में बात करें मूंगफली की, तो इसमें कई तरह के रोग से फसल को नुकसान होता है। यदि समय रहते सही पहचान करके रोगों का नियंत्रण कर लिया जाए तो फसल से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इसमें अपन बात करते हैं एक तो जैसे टिक्का रोग। अभी टिक्का रोग की जो अवस्था चल रही है उसमें अर्ली जो लीफ स्पॉट है वो आया हुआ है। वो इसकी पहचान किसान भाई किस तरह करें कि उसकी जो पत्ती है उस पर एक पीला भूरे कलर का धब्बा है, उसके चारों तरफ पीला घेरा है। जिस तरह से पंडित जी टीका लगाते हैं इस तरह से वो टीके की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम है टिक्का रोग। और ये अर्ली स्टेज पे आ गया, इसलिए इसमें क्या पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, तो पौधे की बढ़वार कम हो जाएगी और उससे उस उपज में कम होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मूंगफली का यह एक मुख्य रोग टिक्का है। इस रोग का प्रकोप उस समय होता है जब पौधे 1 या 2 माह के होते हैं। इस रोग में पत्तियों के ऊपर बहुत अधिक धब्बे बनने के कारण ये शीघ्र ही पकने के पूर्व गिर जाते हैं, जिससे पौधों से फलियां बहुत कम और छोटी प्राप्त होती हैं और इस रोग से लगभग 10 से 50% का उत्पादन कम हो जाता है। ये मूंगफली का सबसे भयानक रोग है। यह रोग फफूंदी के द्वारा फैलता है। किसान भाइयों को क्या करना है अभी कि जैसे आपने पहचान लिया कि ये टिक्का रोग आ गया, तो आपको 2 छिड़काव करने हैं। जैसे एक तो अपन बात करेंगे, जैसे मैनकोजेब जो फफूंदीनाशक है उसका 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके आप शाम के टाइम जैसे धूप कम है उस टाइम छिड़काव करें। या अगर ये नहीं मिले, एक दूसरी दवा हो रही है आजकल जैसे कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, ये कंबाइंड एक फॉर्मुलेशन आ रहा है, उसको मिक्स करके भी आप छिड़काव करते हैं तो उससे भी इसमें काफ़ी राहत मिल रही है, फ़ायदा हो रहा है। बाद में इसको 15 दिन बाद किसान भाई को फिर आपको रिपीट करना है। सेम इसी की जो जैसे मैनकोजेब है या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है, दोनों में से कोई एक दवा लेकर के उसका छिड़काव करना है। इस तरह से अगर अपन दोनों छिड़काव करेंगे तो ये टिक्का रोग को अपन नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरी बात करें कि आजकल ये देखने में आ रहा है कि एक जो कलम्प वायरस जिसको बोलते हैं, जिसका गुच्छा रोग है मूंगफली का, उसकी पहचान ये किसान भाई हो कि इसमें जो मूंगफली के पौधे हैं कहीं क्यारियों में छोटे रखे बिल्कुल बंच टाइप होकर के बैठे रहते नीचे, बढ़वार नहीं होती है, न उसमें फूल आते हैं न उसमें फलें बढ़ती। इस तरह की अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं किसान भाई, तो आप इस तरह के जो पौधे हैं उनको निकाल करके दूसरी जगह जला दें या ज़मीन में गाड़ दें उनको, और अगले साल कोशिश करें कि उस खेत में ये मूंगफली नहीं ले। अगर लेने की है तो फिर भी आपको कम से कम उसमें क्रॉप रोटेशन 3 साल का अपनाएं और उसमें जो कुछ बाजरा बोए हैं, जब इसको बुआई से 15 दिन पहले जब मूंगफली की बुआई करेंगे उससे 15 दिन बाजरा बुआई करके और उसकी पलटी लगा दें, तो उसमें एक जो फफूंद होती है जो उस वायरस को फैलाती है, तो फफूंद कम हो जाएगी, तो इस वायरस का अटैक कम हो जाएगा।
फसल को रोगों से बचाने के लिए बीज शोधन करके बुआई करें, खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, लंबी अवधि वाले फसल चक्र अपनाएं। इन सब कार्यों को करके किसान भाई मूंगफली की फसल को रोगों से काफी हद तक बचा सकते हैं। फिर बात करें किसान भाई का जो अभी कॉलर रोड जो जड़ गलन समस्या मूंगफली वो भी है, हालांकि उसकी स्टेज वैसे तो मेजर जो थी वो निकल चुकी है, फिर भी अगर कहीं किसान भाइयों का है तो इसका स्टेज बहुत कम चांस है कि उसको बचा पाएँ। फिर भी अगर ज़्यादा आपके अगर मान लो नुकसान होने की संभावना है तो जो ट्राइकोडर्मा कल्चर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल करके एक दवा आती है फफूंदीनाशक, उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप ड्रेंच करते हो तो उससे हम निजात पा सकते हैं। साथ ही अगर ड्रेंच करने की समस्या है तो आप उसको लगभग आधा से पौन किलो 1 बीघा में लेकर के उस पाउडर का मिट्टी में मिला करके बुरकाव कर दें। अगर उसमें हल्का सा पानी चला दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर पानी की सुविधा नहीं है तो किसान भाई उसमें ये ध्यान रखें कि जब बारिश आने की संभावना हो तो उससे बारिश से जस्ट पहले उसको बुरकाव कर दें, तो उससे क्या होगा कि बारिश से वो दवा जड़ों में चले जाएगी, उससे हम हमारी जो मूंगफली है उसको कॉलर रोग से बचा सकते हैं। इस तरह किसान भाइयों अगर आप मूंगफली में जो मुख्य बीमारियां हैं इनकी पहचान करते हुए सही समय पर सही दवा का चुनाव करते हुए सही मात्रा का उपयोग करते हुए अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप मूंगफली की फसल को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। उसकी पैदावार बढ़ेगी तो आपकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो आपकी प्रोस्पेरिटी और आपका जीवन खुशहाल होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज के कई युवा पढ़ाई लिखाई कर नौकरी चाह में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वहीं झारखंड जिला रांची के प्रखंड सिमलिया में रहने वाले युवा शाहिद मंसूरी नौकरी छोड़ मुर्गी पालन कर रहे हैं और इस व्यवसाय से अधिक आमदनी कमा रहे हैं। ऐसे युवा आज देश के लोगों के लिए मिसाल हैं, जो कि छोटे स्तर से व्यवसाय की शुरुआत कर अब प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। ये है झारखंड की राजधानी रांची का एक छोटा सा प्रखंड सिमलिया। यहाँ के युवा किसान हैं शाहिद मंसूरी, जो कि ब्रॉयलर मुर्गी का पालन करके सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। इन्होंने वर्ष 2017 में प्रशिक्षण लेकर 500 मुर्गियों से इस बिजनेस की शुरुआत की थी। आज ये प्रति बैच में 2000 मुर्गियों का पालन कर रहे हैं और प्रति वर्ष में 6 बैच पालकर बेचते हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट की। उसके बाद 2017 जनवरी में मैंने मुर्गी पालन स्टार्ट किया। मुर्गी पालन करने से पहले हम जॉब करते थे, जिसका वेतन प्रति माह 10,000 रुपया था, जिसके कारण मुझे बहुत परेशानी होती थी। फिर मैंने एक दिन देखा न्यूज़ 18 में मुर्गी पालन के विषय में, तो मुझे प्रेरणा मिली कि अब मुर्गी व्यवसाय शुरू किया जाए। फिर मैंने जाकर ट्रेनिंग किया रांची में। मुर्गी पालन का 3 महीने का ट्रेनिंग था, बिल्कुल फ्री। और उसके बाद मैंने मुर्गी पालन 500 बर्ड से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया और आज मेरे पास 6000 बर्ड का पोल्ट्री शेड है। शुरू मैंने कम पूंजी से स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे पूंजी को बढ़ाया। हर महीना चूजा 2000 मंगाते हैं, चूजा 2000, और उसको 40 दिन में वो 2000 मुर्गी 2 केजी का हो जाती है 3.5 केजी दाना खाकर। और एक चूजे का रेट लगभग 25 रुपया का पड़ता है। और उसके बाद मार्केट में लोकल मंडी में 110 रुपये केजी 2 केजी का मुर्गा बिकता है। एक मुर्गा 110 केजी का बिकने पर 220 रुपये हो जाता है। 2000 मुर्गी 4000 केजी बिकने पर 4,40,000 का 50,000 लगभग बिकता है, जिसमें कि खर्च 4 लाख होता है और 40,000 50,000 लगभग में प्रॉफिट हो जाता है हर महीना। शाहिद बताते हैं कि मुर्गी पालन से अच्छा लाभ लेने के लिए मौसम के अनुरूप इनका प्रबंधन करना पड़ता है। जैसे गर्मी के मौसम में मुर्गीशाला में पंखे, कूलर की व्यवस्था करते और आवास के दरवाजों व खिड़कियों में जूट के बोरे लगाकर उन पर पानी का छिड़काव करते हैं। वहीं ठंड के मौसम में आवास का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए आवास में हीटर, सिंगड़ी आदि की व्यवस्था की जाती है। और विशेष रूप से मोटिलिटी वगैरह ध्यान देखते हैं। जैसे गर्मी के महीना में अधिक गर्मी हो गया तो इसको चलाते हैं, बीच बीच में घूमते रहते हैं। एक जगह बैठने से मुर्गी बैठे का बैठे रह जाती है।
जो ज़्यादा सुस्त है उसके ऊपर पानी का छिड़काव भी करते हैं। हीट स्ट्रोक को बचाने के लिए हम लोग ऊपर बिचाली का उपयोग करते हैं अल्बेस्टर के ऊपर, और बिचाली के ऊपर से पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद पूरा एस्बेस्टस ठंड हो जाता है तो मुर्गी को राहत मिलती है। और खिड़की में जो जूट का बोरा लगा हुआ है उसको भी पानी से भिगोते हैं। मेन चीज़ है मुर्गी का दाना। अगर मुर्गी का दाना अच्छा रहेगा तो सब फार्मिंग अच्छा होगा। और दाना में प्रीमियम फीड जो आएगा, जैसे हम हाईटेक, ये सब दाना प्रीमियम फीड है। मुर्गी को पानी हम वाटर सैनिटाइजर जो यूज करते हैं, वाटर का पीएच लेवल बढ़ाता है जिससे मुर्गी को इकोलाई होने में बचाता है। और समय समय पर विटामिन का यूज करते हैं, मल्टीविटामिन जैसे बोनीसोल, एवीरेड, ये सब का यूज करते हैं। जब बर्ड फीड को खाएगा, फंगस वाले फीड को, तो उसमें निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम फीड को सूखा जगह में रखते हैं और पानी से बचाते हैं। शाहिद का कहना है कि मुर्गियों की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए इनके आहार पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है और मुर्गियों की आयु के अनुसार उनके आहार में बदलाव भी करना पड़ता है। मुर्गियों को स्वच्छ और साफ पानी पीने को देते हैं। साथ ही मुर्गियों के आहार की क्वालिटी अच्छी रहे, इसके लिए आहार को स्वच्छ जगह पर रखना पड़ता है। और मुर्गीशाला में उपयोग आने वाले उपकरण मुर्गियों के बर्तनों की साफ सफाई नियमित रूप से करते हैं। और बरसात के दिनों में हम जूट का बोरा पूरा लगाते हैं जिससे पानी अंदर ना आए, और ज़्यादा पानी आने से हम तिरपाल का यूज भी करते हैं। ठंड के दिनों में कोयला चूल्हा, ड्राम का भट्टी बनाकर यूज करते हैं जिससे मुर्गी हमारा स्वस्थ रहता है और मुर्गी में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अच्छे से रख रखाव रखने से। शाहिद कहते हैं मुर्गियों में बीमारियां फैलाने का डर हमेशा बना रहता है। इससे बचाव के लिए शाहिद समय समय पर आवास की साफ सफाई करते हैं और प्रत्येक 5 से 6 दिन में आवास का दवाओं और चूने का छिड़काव करते हैं ताकि आवास हानिकारक जीवों से मुक्त रहे। इन्होंने आवास में प्रवेश करने वाले दरवाजों पर फुटपाथ बनाया है जिससे बाहरी संक्रमण से मुर्गियां बची रहें। जो मेन चीज है मुर्गी पालन में वो है लीटर का। अगर मुर्गी में लीटर सही नहीं रहेगा, 80% बीमारी मुर्गी के लीटर के चलते होता है। मुर्गी का लीटर को डेली चलाना है। बरसात में जो सबसे मेन चीज़ है वो मुर्गी का लीटर है। मुर्गी का लीटर गीला होगा तो बहुत तरह का बीमारी होगा जैसे कोक्सीडियोसिस, जिससे फार्मर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कोक्सीडियोसिस होने से खूनी पेचिश होने लगती है मुर्गियों को। मुर्गी का लीटर का सूखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बरसात के दिनों में। और बरसात के दिनों में हम लीटर में चूना का उपयोग करते हैं। चूना नमी को सोखता है और चूना से जितने भी कीटाणु होते हैं सारे मर जाते हैं, जिसके चलते हमको बरसात में भी मुर्गी पालने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। और कुछ 10-20% पानी के चलते आती है। मुर्गी में जो मुख्य बीमारी है ज़्यादातर जो फार्मरों को परेशान करती है वो है CRD, इकोलाई, कोक्सीडियोसिस। ये सारे बीमारी ठंड में ज़्यादा पोल्ट्री किसान को प्रभावित करती है। मुर्गी में 3 तरह का टीका दिया जाता है। फर्स्ट टीका रानीखेत के लिए दिया जाता है 6ठे दिन में, और सेकेंड टीका 12वें दिन में गम्बरों के लिए दिया जाता है, और थर्ड टीका फिर से 21 दिन में रानीखेत के लिए दिया जाता है। इस तरह से हम अब टीकाकरण करते हैं। टीका का विशेष ख्याल रखते हैं। मुर्गी में हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। बायोसिक्योरिटी का उपयोग करते हैं जैसे जर्मीसीडा, भिरकोनेस, कॉपर सल्फेट, ये सब का हर 5वें दिन 7वें दिन छिड़काव करते हैं। मुर्गी के ऊपर भी स्प्रे करते हैं, पूरा बाहर स्प्रे करते हैं। और मुर्गी हर लॉट निकलने के बाद पूरा हम चूना करवाते हैं फार्म को, जिससे कीटाणु सारे मर जाते हैं। और मेरे पास 3 स्टाफ भी है जो समय समय पर दाना पानी देते रहते हैं और साफ सफाई करते रहते हैं। सलाह देना चाहूँगा और बेरोजगार भाइयों को कि अपना मुर्गी पालन स्टार्ट करें और अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाएं। और मुर्गी पालन स्टार्ट करने से पहले ट्रेनिंग अवश्य ले लें जिससे कोई परेशानी ना आए और एक सफल किसान बने। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। बात होगी किसान सुसाइड केस को लेकर अब किस तरीके का नया रुख
पैदा होता है। लेकिन निश्चित तौर से जालौर के अंदर संत के सुसाइड के बाद में कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। हाथ में सजी धजी रक्षा बंधन की थाली, राखी बांधने के लिए आतुर बहनें और इको फ्रेंडली रक्षा बंधन के जरिए दुनिया भर को पर्यावरण संरक्षण का संदेश। ये नजारा है राजसमंद जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह। जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 66 से 79% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 49 से 57% रहने की संभावना है। हवा की गति 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आगामी 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंगफली में पीलिया रोग के लक्षण दिखाई देते ही गंधक का अम्ल 0.1% या फेरस सल्फेट, इसे हरा कशिश के नाम से भी जानते हैं, कि 0.5% घोल का छिड़काव करें। खड़ी खरीफ की फसल में सफेद लट के नियंत्रण के लिए 4 लीटर क्विनाल्फास 25 EC प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में वर्षा वाले दिन भुरकाव करें या हल्की सिंचाई देवें। नींबू के बगीचे में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग से पौधों की पत्तियों पर गहरे भूरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। बाजरा, ज्वार और मक्का की फसल जिन क्षेत्रों में 3 से 4 सप्ताह की हो गई है वहां निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकाल देवें और वर्षा वाले दिन फसल में नाइट्रोजन उर्वरक की शेष मात्रा छिटक देवें। मूंग में संकीर्ण पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इमेजाथा पर 10 SL दवा की 40 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 15 से 20 दिन बाद प्रयोग करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि भिंडी की फसल में सफेद मक्खी और जेसिड्स के नियंत्रण के लिए 5% नीम के अर्क या 500 मिलीलीटर नीम के तेल या एसिफेक्ट 75 SP की 1.5 ग्राम मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। बेर, आम, नींबू, अनार और आंवला आदि पौधों के बाग लगाने का उपयुक्त समय है। घरेलू पशुओं को बारिश के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। उनके शेड में पानी जमा न होने दें। उनके कूड़े को सूखा रखने की कोशिश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खमला, जिला झालावाड़ के कृषक अमरनाथ ने। आप पशुओं में पेट संबंधी समस्याओं से बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अमरनाथ जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कभी कभी जो है बरसात के मौसम में चूँकि
बरसाती चारे जो पानी में डूबा हुआ रहता है, घोंघा जो होता है बरसात के समय निकलता है, उसका इंटरमीडिएट होस्ट है। और वो घोंघा जो अंडा छोड़ता है तो वो घास के पत्ते पर जमा हो जाता है। वही घास किसान बंधु काट के खिलाते हैं, वो पनपता है और वो मवेशी के अंदर चला जाता है। वहाँ से वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके सेकेंडरी सिम्टम देता है और वही एक कारण है मवेशी के बीमार होने का। या जो गांव घर में जो है भूसा रखते हैं या धान की लेवारी रखते हैं, तो उस केस में होता क्या है, उसमें फंगल ग्रोथ ज़्यादा होता है। धूप नहीं लगने के कारण जो है सो वही चारा जो है सो किसान बंधु अपने मवेशी को खिलाते हैं और वो भी एक फर्मेंटेशन का काम करता है और गैस बनाता है। और चूँकि गैस का एक अपना बायंसी प्रेशर होता है, उस केस में भी जो है सो पेशाब पैखाना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यूरिया उपचारित चारे के अधिक सेवन से भी पशु बीमार हो सकते हैं। इसलिए एक निश्चित मात्रा में ही यूरिया उपचारित चारे के प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो इन सभी के कारण पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है, उसके मुंह से लार निकलती है, पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, पेट में अधिक गैस बनने लगती है, पशु को पतले दस्त होने लगते हैं या इसके विपरीत पशु को गोबर नहीं हो पाता और कभी कभी तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। से हम लोग की एक सलाह है कि बरसात के मौसम में हो सके तो चारा जो है, जो डूबा हुआ बरसाती चारा है, उसको ना खिलावें। जो चारा मॉइस्चर युक्त है, जिसमें फंगल ग्रोथ है, उसको जो है सो ना खिलावें। उसमें से थोड़ा सा क्या कहते हैं कि धूप निकलने के बाद उसमें उसको झाड़ के थोड़ा सा यूरिया का उपचार करते हुए उसको खिलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ खाना खिलाइएगा तब। और स्वच्छ पानी पीने को दें। बढ़ने पर होता क्या है, जैसे इस मवेशी के बारे में ही हम लोग देख रहे हैं कि अगर सबसे पहला हम लोग का ये था कि पेट में गैस है, तो गैस जो है चूँकि रूमिनल गैस है, तो उस गैस को हम लोग, चूँकि ये गैस आगे की तरफ प्रेशर डालेगा तो वो लंग्स पे ही प्रेशर डालेगा। लंग पे प्रेशर डालेगा तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर के ज़्यादा चांस होती है। तो हम लोग का फर्स्ट मोटो होता है गैस को किसी तरह रिलीज़ करवाना। वो चूँकि गैस पीछे से पास नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग रूमेन को ही पंक्चर करके और गैस को बाहर निकालने की कोशिश किए हैं और गाय को रिलीफ देना, ये चीज़। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी उपचार करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ लग्जेटिव देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इस तरह का लक्षण पता करने से ही हम लोग अंतिम अंजाम पे पहुंचते हैं कि एक्चुअली गाय को क्या हो सकता है, उसी के अनुरूप हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।